उसने जैसे ही सिल्क के पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलीं, कमरे का मौसम एकदम बदल गया। ठंडा ठंडा उजाला उसे अपने पोर पोर में समाता हुआ महसूस हुआ। सांसों में ताजगी घुल गई। जुनैद मिर्ज़ा ने एक गहरी सांस ली। वो पूरे 2 महीने बाद अपने शहर लौटा तो उसका अंग अंग थकन से चूर था। सिंगापुर में काम का इतना प्रेशर था कि सुबह घर से निकलता तो रात गए तक लौटता। ऐसे में एक चाय का कप बनाते हुए भी तकलीफ सी महसूस होती थी। भला परदेस में घर जैसा आराम कहाँ, और वो ठहरा अपने मम्मा पापा की बिगड़ी औलाद जो घर में हिलकर पानी भी न पिए। आईने के सामने खड़े होकर घने बालों को संवारते हुए उसकी निगाह अचानक कॉर्नर पर रखे ब्लैक बॉक्स पर पड़ी। उठाकर खोला तो प्लैटिनम के कीमती कफलिंग्स निगाहों के सामने आ गए। सारा ने उसकी पिछली बर्थडे पर बड़े प्यार से ओवल शेप वाले कफलिंग्स खरीदकर गिफ्ट किए थे। उसने उंगली से उस पर जड़े डायमंड को छुआ और मुस्करा दिया। जुनैद सारा की यादों की तरह उसकी दी हुई हर छोटी सी चीज़ को भी बहुत संभाल कर रखता था। आंखें बंद करके सोचा तो उसका हसीन चेहरा आंखों में उतर आया। वो जब भी सोचता, महसूस करता तो यूं लगता जैसे रेगिस्तान पर चाहत की बरखा खुलकर बरस रही हो, उसकी रूह की प्यास बुझा रही हो। जुनैद का दिल सारा से मिलने को बेताब हो गया। उसने निगाह उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो मुंह लटक गया। इस वक्त तो ऑफिस में होगी, अब तो रात को ही मुलाकात हो सकती है। जुनैद ने जेल लगे बालों को उंगलियों से सेट करते हुए खुद को दिलासा दिया। उफ, इनाया की बच्ची ही आ जाती, कुछ बोरियत तो कम होती। उसने टीवी चैनल्स की सर्चिंग करते हुए बहन को याद किया, जो ससुराल झमेलों से फरागत पाकर ही मैके की तरफ आती थी। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, मगर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पर ही तुले रहते हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाकर रिमोट पर लगे ऑफ के बटन को दबा दिया, जहां एक जैसे सियासी टॉक शोज और बेतुकी बहस और इल्जाम की भरमार थी। साहब, चाय? आपा ज़हरा छोटी सी ट्रे उसके पास रख दी। वो चुस्कियां भरता रहा, फिर अखबार पर निगाह दौड़ाई। कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। इतने दिनों बेहद बिजी रहने के बाद ये खालीपन उसे बोर करने लगा था। कमरे के खुशगवार ठंडे माहौल में कुछ और न सूझा तो अपना सफरी बैग खोलकर बैठ गया। मम्मा का फरमाइशी क्रिस्टल का फ्लावर वास निकालकर उन्हें थमाया। पापा के लिए शानदार भूरे रंग का मफलर भी मम्मा के हवाले किया। वो इनाया और बहनोई कमाल अहमद के लिए सिंगापुर से परफ्यूम लाया था, उन्हें साइड में रखा। मम्मा, ये टॉम एंड जेरी कब तक पहुंचेंगे? वो भांजों की फरमाइश पर ढेरों चॉकलेट्स लाया था। सारे डिब्बे एक शॉपर में रखकर फ्रिज में एहतियात से रखते हुए पूछा। बेटा, इनाया ने शाम तक पहुंचने का कहा है। ज़ैनब बानो ने बताया तो वो मुस्कुरा दिया। उसे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और भांजों में तो जैसे जान अटकी रहती थी। ये लोग काम कम और गलतियां ज़्यादा करते हैं। सारा ऑफिस में बैठी एक अहम रिपोर्ट फाइल चेक करते हुए बड़बड़ाई। इतने में बज उठा। इतने बिजी टाइम में किसको याद आ गई? फ़ोन उठाकर नंबर चेक करते हुए वो बड़बड़ाई और मुस्कुरा दी। अच्छा, तो मिस्टर की वापसी हो गई। वो खुशगवार अंदाज में सरप्राइज हुई थी। मैं जान सकती हूँ कौन फ़ोन कर रहा है? सारा ने कॉल पिक करके मज़ा लेने को अनजान बन गई। यस, दिस इज़ योर डार्लिंग, बड़े प्यारे अंदाज में जवाब आया। आपको चैन नहीं, यहाँ पहुँचते ही कॉल कर दी। उसकी खनकती हंसी जुनैद के कानों में रस घोलने लगी। क्या करे, सारा के पास चैन गिरवी जो रख छोड़ा है। वो जब भी इस अंदाज में बोलता, सारा का दिल धड़क उठता। ओहो, आपको वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत है। वो कुछ सोचकर इतराई। जी मैम, ये देसी लड़का सच में एक विदेशी लड़की की मोहब्बत का कैदी हो चुका है। उसने बिना झिझक दिल की बात कह दी। ओह हेलो मिस्टर, मैं भी आधी देसी हूँ, उसने मुस्कुराकर फख्र से जवाब दिया और पेन उठाकर एक पेपर पर साइन करने लगी जो अर्जेंट कुरियर करना था। एक बात बताओ, तुम ये बात बार बार क्यों पूछती हो? वो मज़ा लेते हुए बोला। नहीं, मैंने तो बस यूं ही कहा और आप बैलून की तरह फूल गए, वो खिले हुए चेहरे के साथ बोली। जुनैद का यूं बोलना उसे सुकून देता था। दोनों के बीच पल भर की खामोशी के बाद वो सीधी होकर बैठ गई। मैं पूछती हूँ बहू, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? असरा खाला ने आंखें घुमाते हुए पूछा। वो बच्चों को ननिहाल जाने के लिए खुशी खुशी तैयार कर रही थी। उनके छापे पर एकदम चौंक उठी। जी, वो मम्मा की तरफ जाऊंगी, इनाया ने धीरे से जवाब दिया। इस वक्त वो उनसे बिल्कुल उलझने के मूड में नहीं थी। हाँ भी, मुसीबत तो इस घर पर टूटी है, मगर तुम्हें क्या, लगी रहो अपनी मौज मस्ती में, वो चबा चबाकर बोलती चली गईं। असरा की शुरू से ही अक्ल छोटी और जबान लंबी थी।
यही खराबी शादी न होने का कारण बनी और वालिदैन के गुजर जाने के बाद दिल पर ये कमी ऐसी छाई कि दूसरों की खुशियों से जलने भुनने में मज़ा आने लगा। जब भाइयों के सब्र का प्याला छलक उठा तो बहन के यहाँ आकर पड़ गई। अब यहाँ का चैनो सुकून उन्हें काटे डालता। नहीं खाला, वो भाई सिंगापुर से लौटा है, इसीलिए ममा ने डिनर पर इनवाइट किया है। इनाया ने छोटे फहीम के बालों को संवारते हुए उन्हें ठंडा करना चाहा। ये लोग मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारा भाई कहीं का लॉर्ड गवर्नर है जो उसके मायके में कदम रखते ही तुम्हें 21 तोपों की सलामी देने के लिए पहुंचना जरूरी है? 1-2 दिन बाद चली जाती। बहू बेगम की बात उन्हें तपा गई। टाक टाक कर तीर चलाने लगी। जी आज जाना जरूरी है, इनाया ने जब्त करते हुए नरमी से जवाब दिया, मगर वो और चिढ़ गईं। तुम्हारे लिए सास की तबीयत से भी ज्यादा कुछ जरूरी है? देखा नहीं हमना की वजह से वो कितना कमजोर हो रही है। मगर तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी है, असरा खाला ने उसके सामने डटकर कटीले लहजे में जताया। असरा खाला प्लीज़ आप हर वक्त मेरा पीछा ना किया करें। आखिर उसे कहना पड़ा, कब तक बर्दाश्त करती। असरा खाला ने बहन के कमरे की तरफ मुंह उठाकर रोना रोया। अरे अदीला सुनती हो, बस अब तुम्हारे घर मूरी यही औकात रह गई है, हर एक मुंह को आने लगा है। इनाया एकदम पीली पड़ गई। शादी के 5 साल बाद भी वो अपनी इन 2 सासों से बहुत डरती थी जो उसे किसी भी मुआमले में रियायत देने को तैयार न थीं। क्या हुआ बाजी, क्यों चिल्ला रही हैं? पता भी है कि मेरी तबीयत खराब है। अदीला दीवार पकड़ पकड़ कर कमरे से बाहर निकली। इतना चलने में भी हाँप गई। इनाया ने आगे बढ़कर सास को सहारा दिया। असरा, जरा अपनी बहू के लक्षण देखो। शादी के 15 दिन पहले नंद की शादी टूट गई है और ये खुशी के नगमे गाती हुई मैके जाने की तैयारियों में मगन है। असरा खाला ने दांत किचकिचाकर इनाया को घूरा, जो परेशान नज़रों से कभी सास को और कभी खाला सास के डायलॉग सुन रही थी। किसी को क्या बोलें, जब हमना की किस्मत में ही घुन लग चुका है। मुझे तो फिक्र है कि अब कौन मेरी बच्ची को पूछेगा। अदीगा कुर्सी पर बैठकर कराहते हुए वही दोहराने लगी जो पिछले कई दिन से सुन सुनकर इस घर के दरो दीवार थक चुके थे। हाय हाय, बंदा गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात ही कर ले। अब अगर तुम्हारी बहू इसी खानदान की होती तो इसे हमारा दुख दर्द महसूस होता, हमना से हमदर्दी होती, कुछ और ना सही हमसे तसल्ली के 2 लफ्ज़ ही बोल देती, मगर इन्हें तो बस अपने मैके की पड़ी रहती है। असरा खाला ने घुमा फिराकर बात वहीं पहुंचा दी जहां से शुरू हुई थी। नहीं बाजी, इनाया ऐसी नहीं है। बेचारी 2 दिन से तो मेरा इतना ख्याल रख रही है। आज मैं खुद ही इसे ज़बरदस्ती भेज रही हूँ। कितने दिनों बाद भाई वतन लौटा है। अच्छा है, मिल लेगी। अदीला ने खुद ही बहू की सफाई पेश कर दी। खाला, मुझे भी हमना से बहुत मोहब्बत है। इस वाक़े पर बहुत दुख है, मगर भला किस्मत के आगे किसका बस चला है। इनाया को सास की बात से सहारा मिला तो अपनी पोजीशन क्लियर करने लगी। साथ ही अदीला को ग्लूकोज मिला, पानी पिलाया। अरे बहू, ये सारी ज़बानी बातें हैं, छोड़ो इन्हें। कुछ सोचकर असरा की आंखें चमकी तो इनाया से कहा, ये सिर्फ बातें नहीं, मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत है। वो चिढ़कर बोली, अच्छा, अगर तुम्हें वाकई सबसे मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाओ ना। असरा के दिमाग में इस वक्त शैतान घुस आया। होंठों पर मुस्कुराहट चिपकाकर उन्होंने इनाया को घेरा। अदीला ने हैरान होकर बहन को देखा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इनाया ने उलझकर पूछा। लो सुनो, मैं क्या फारसी बोल रही हूँ। भाई, अच्छा सा लड़का देखकर नंद की शादी करवा दो। असरा खाला ने हाथ झाड़कर हल पेश किया। अच्छा लड़का? वो अभी तक नहीं समझी। बारी बारी सवालिया निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। क्यों, क्या तुम्हारा भाई अच्छा लड़का नहीं है? असरा बानो चहक कर बोलते हुए हाथ पर हाथ मारकर हंसी। बहन के आइडिया पर अदीला की बुझती आंखों में जैसे रोशनी सी भर गई। जुनेद भाई, मगर वो इस नई मुसीबत पर इनाया के हाथ पांव फूल गए। समझ में नहीं आ रहा था कि वो असरा खाला के फैलाए गए इस जाल को कैसे काटे। हाँ, तुम्हारा भाई इतना काबिल है, उसकी शादी हमना से करवा दो। असरा ने काबिल पर जोर देते हुए दोबारा फुलझड़ी छोड़ी। मैं सोचती हूँ। उसने सास की उम्मीद भरी निगाह खुद पर महसूस की और वहां से उठ गई। अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। असरा के होंठों पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट फैल गई। अदीला जाकर सोफे पर लेट गई। वो इस मामले में बहू पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी, मगर बहन के शोशा छोड़ने पर उम्मीद का दिया जल उठा था। सब खत्म करना है
और केचप कपड़ों पर बिल्कुल नहीं गिराना, समझे? इनाया बच्चों को फ्रेंच फ्राइज के साथ टोकने के बाद कमरे में लौटी तो बेदम होकर बिस्तर पर गिर गए। असरा खाला ने हमेशा उसकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोला। सास दिल की अच्छी होने के बावजूद बहन की बातों पर यकीन करके अक्सर बहू से नाराज हो जाया करती थी। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। उसने काफी देर इस मसले पर सोचा। वाह, यूं तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। इनाया के दिमाग ने अचानक एक नई बात सुझाई तो जोश में उठ बैठी। असरा खाला के साथ रहते रहते मैं भी उन्हीं के अंदाज में सोचने लगी हूँ। उसने खुद अपनी कमर थपथपाकर मम्मा का नंबर मिलाया। वो नेकलेस कहाँ गया जो सारा के लिए मैंने खरीदा था? जुनैद ने मिनान से कमरा बंद करके सूटकेस की सारी जेबें छान मारी, मगर वो नहीं मिला। वो शायद वहीं टेबल पर रखा रह गया। उसने याद आने पर माथे पर हाथ मारा। पल भर के दुख के बाद उसने आदत के मुताबिक दूसरे ऑप्शन पर गौर किया। वो हर काम में दूसरा ऑप्शन नज़र ज़रूर रखता था। उसके लिए कुछ ना ला सका तो क्या हुआ, भरपाई के तौर पर यहीं से कुछ ज़रूरी चीज़ों की शॉपिंग कर लेता हूँ। उसने घर से बाहर निकलकर जहन दौड़ाया। शहर के सबसे बड़े मॉल से उसने लेडीज़ शॉपिंग के नाम पर जाने क्या क्या खरीद डाला। पसंदीदा ज्वेलर शॉप के सामने से गुजरते हुए पल भर को ठिठका। उसकी निगाहें नाजुक सी सोने की जंजीर पर ठहर गईं, जिस पर जड़े डायमंड लश्कारे मार रहा था। ये जंजीर तो बनी ही सारा के लिए है। उसने उसे हाथ में लेकर परखा, उसे भी खरीद लिया। सारा गोल्ड की दीवानी थी, इसलिए जुनैद ने उसे हमेशा सोने का जेवर ही गिफ्ट किया था। काफी देर बाद वो वापस आया, थकान से चूर था। कमरे में दाखिल होते ही उस पर नींद ने हमला किया था। शाम को सारा से मुलाकात का सोचकर ही होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तकिया बगल में दबाकर लंबी तान कर सोने का इरादा बांधा। अचानक दरवाज़ा धड़ से खुला और ज़ैनब बेगम हैरान और परेशान बेटी की अनोखी फरमाइश लेकर अंदर आईं। इतने में डोरबेल ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। वो दूसरी तरफ मुड़कर देखने लगी। सारा को इंडिया बहुत पसंद था। इसकी वजह उसके बाप सलमान बेग का इंडियन होना था। वो बचपन से उनके वतन के दिलचस्प किस्से सुनती रही थी। उसे देखे बिना हिना इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। बरसों पहले सलमान बेग टूर पर इंग्लैंड गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। उस वक्त आज के मुकाबले वहाँ के हालात अच्छे थे, इसलिए उन्हें नेशनैलिटी के लिए ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो चुका था। रिश्ते के एक चाचा ने तरस खाकर परवरिश का जिम्मा उठा लिया था। सलमान ने दिन रात मेहनत की, मगर तालीम का सिलसिला टूटने नहीं दिया। इंग्लैंड से बढ़िया डिग्री लेना उनका जुनून था। आखिर किस्मत ने मेहरबानी की और स्कॉलरशिप हासिल करके और आगे पढ़ाई शुरू की। इसी बीच चचा के इंतकाल की खबर आई तो वतन से वो कमज़ोर सा रिश्ता भी टूट गया। अब वापस जाते भी तो किसके लिए? बस डिग्री आने की देर थी कि उन्हें एक अच्छी फर्म में जॉब भी मिल गई। एसिल उनकी क्लासमेट थी। वो सलमान बेग की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस थी। उसे लगा कि उनके बगैर जीना मुश्किल है, तो उसने उनके सामने दिल खोल कर रख दिया, मगर वो हंसकर टाल गए। एसिल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने उनके खातिर अपना घर भी छोड़ दिया और अपनी फ्रेंड जेसिका के घर रहने लगी। उसकी बढ़ती दीवानगी आखिर रंग लाई तो वो मजबूर हो गए और एसिल आयशा बनकर उनकी ज़िंदगी में आईं। आयशा से निकाह के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, और फिर जल्द ही सारा उनकी ज़िंदगी में बहार बनकर आईं। 3 साल बड़े मज़े से गुजरे, फिर वक्त बदला और आयशा दूसरे बच्चे की पैदाइश पर चल बसी। बच्चा भी ख़त्म हो गया। सलमान बेग टूट कर रह गए। फिर दोस्तों के समझाने पर सारा की खातिर खुद को संभाला, लेकिन दूसरी शादी नहीं की और सारा को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। उसे बेहतरीन तालीम दिलाई। तब तक एक डेलीगेशन के साथ उन दोनों बाप बेटी को इंडिया आने का मौका मिला। ऐसा ना करें प्लीज़, ये जुल्म होगा। हमना प्रोटेस्ट करने लगी। माँ की बात उसके गले नहीं उतरी थी। तुम चुप रहो, हम जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। असरा खाला ने हाथ नचाकर उसे टोका। अदीला डरे डरे अंदाज में बेटी के तेवर देख रही थी। बाजी, प्लीज़ मुझे बात करने दें, अदीला ने बहन से रिक्वेस्ट की। उन्हें सामने बैठी बहू इनाया का भी लिहाज था। अरे अदीला, यहाँ मेरे मुंह पर ताला चाबी लगाने से क्या होगा? दुनिया वाले जो दूसरी मंगनी टूटने पर तुम्हारी बेटी को मनहूस ठहरा रहे हैं। असरा खाला की ज़बान फर्राटे भरने लगी।
रोकना मुश्किल हो गया। चलें, 2 मंगनियां टूटने पर सारी खताएं मेरे खाते में लिख दी, मगर इसकी सज़ा भाभी को क्यों दी जा रही है? हमना ने चिढ़कर माथे पर हाथ मारा। बेटा, हमने इनाया से एक बात कही है, अब कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। अदीला ने आराम से बेटी को ठंडा करना। चाहा, उफ मेरे खुदा, जोर जबरदस्ती और कैसे होती है? हमना ने सर पीट लिया। तुम्हारी माँ सही बोल रही है। असरा खाला ने भांजी को लताड़ा। उन्हें उसका इनाया की हिमायत में बोलना जहर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात किस लिए उठाई गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज इसे यहीं दबा दें। भाभी के घर वालों तक पहुंच गई तो जाने हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे। हमना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पड़ी थी। कैसे ना बिलबिलाती। ये तो है, इसी के लिए तो मैंने कमाल के शादी के वक्त तुम्हें कितना समझाया था। खानदान की लड़की ले आओ, अपनी होगी तो अपनों का दर्द समझेगी। मगर तुम पर तो बेटे की पसंद का नशा सवार था। बाहर से बहू ब्याल आई, अब इनके खानदान से डरते फिरो। असरा खाला के पुराने दर्द जाग उठे। उनके तंज भरे जुमलों पर इनाया ने बेचैनी महसूस की। खाला जाने कब मेरा पीछा छोड़ेगी। इनाया ने दांत किचकिचाकर सोचा। घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए अक्सर वो खामोशी इख्तियार किए रहती, वरना तो उसके मुंह में भी जबान थी। हनी, तुम परेशान न हो, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैं सब कुछ अपनी खुशी से करूंगी। मम्मा को फ़ोन कर तो दिया है, इनफैक्ट उन्होंने अब तक जुनैद से बात भी कर ली होगी। इनाया ने धीरे से वो बात बता दी जो अदीला और असरा काफ़ी देर से सुनना चाहती थीं। ओह भाभी, आपने अच्छा नहीं किया। आंटी क्या सोच रही होंगी? कोई अपनी बेटी ऐसे प्लेट में रखकर पेश करता है? हमना ने दुख से सर हिलाया, फिर माँ और खाला की तरफ देखा। बहू, बहुत शर्मिंदगी होती है, मगर क्या करें, इस पर 2 बार शादी टूटने का धब्बा लग चुका है। अब तो गैर लोगों से रिश्ता जोड़ने में भी खौफ आता है। तुम तो अपनी हो, हमारा दर्द जानोगी। अदीला अपनी जगह से उठकर इनाया के सामने जा खड़ी हुई और हाथ मल हुए पछतावे का इजहार किया। हमना की आंखें भर आईं। अम्मी, आप परेशान न हो, हमना हम सबको अजीज है। इंशाअल्लाह इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इनाया ने आगे बढ़कर उन्हें दिलासा दिया और अपने बराबर में बिठाया। असरा खाला ने उसकी हमदर्दी पर मुंह बनाकर नागवारी का इजहार किया और छालियां फांकी। बस दुआ करो मैं अपनी आंखों के सामने बच्ची का घर बसता देख लूं, इसके बाद ही सुकून से मर सकूंगी। अदीला रो दी। इनाया की आंखें भी भीग गई। सारा वर्ल्ड हेल्थ पर 2 साल से काम कर रही थी। वो इंडिया आई तो बच्चों की हेल्थ की प्रॉब्लम के हवाले से एक प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। क्योंकि वो पहले ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी थी, तो उसे यहाँ ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। वेस्टर्न सोसाइटी का रंग उसकी पर्सनैलिटी से झलकता था। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की दौलत से माला माल थी, लोगों की आज़ादी के फेवर में थी। जल्द ही उसकी काबिलियत का डंका बजने लगा और काफ़ी फैंस हो गईं। सलमान बेग उसे फ़ोन पर छेड़ते कि ऐसी शोहरत तो उसे इंग्लैंड में भी नहीं मिलती जो इंडिया में नसीब हुई, तो वो हंस देती। इतनी हौसला अफजाई के बावजूद उसका मिजाज ज़रा भी ना बिगड़ा था। वो अपने काम को और भी ज़्यादा खुलूस और जिम्मेदारी से निभा रही थी, लेकिन उसूलों के मामले में बहुत सख्त थी। जुनैद मिर्ज़ा से उसकी मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। पहले उसने उसका नाम सुन रखा था और उसे कोई खड़ूस बुढ़िया समझता था, लेकिन जब उसे मॉडर्न लिबास में जवान खूबसूरत लड़की के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। जब दोनों का पहला तारुफ हुआ और सारा ने उससे हाथ मिलाया तो उसकी महक और नरमी ने उसके दिल में गुदगुदी पैदा कर दी। वो उसके हुस्न में खो सा गया। टी ब्रेक में दोनों साथ में चाय पी और साथ में कुछ बातें भी हुईं, तो सारा को भी जुनैद अच्छा लगा। वो था भी तो बहुत शानदार पर्सनालिटी का मालिक। उसी सेमिनार में दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और गहरे ताल्लुक में बदल गई। वो जब उसे जैन बुलाती तो उसे अच्छा लगता था। उसे इस बात की खुशी की 1000 चाहने वालों में उसने जुनैद से दोस्ती की और उसने जुनैद की वजह से ही इंडिया में रहने का टाइम बढ़ा गया था। इनाया, इनाया, कैसी हो? आवाज़ लगाता जुनैद ड्राइंग रूम में आ गया। बहन को सामने बैठा देखा तो खिल उठा। उसे कंधे से लगाकर माथा चूमा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम पहले से दुबले दिखाई दे रहे हो। क्या वहाँ ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता था? उसे गौर से देखते हुए बहन का दिल फिक्रमंद हुआ। वो बारी बारी भांजों को उठाकर उनके बाल बिगाड़कर प्यार करने लगा। कमाल भाई, आप सुनाए, क्या हाल है? उसने बहनोई से हाथ मिलाया तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे।
अरे आजकल तो तुम लोग हमना की शादी की तैयारियों में बिजी होंगे। कौन सी डेट फिक्स हुई है? इधर उधर की बातों के बाद उसने मुस्कुराकर सवाल किया तो कमाल से मुस्कुराया भी नहीं गया। वो बहाना बनाकर वहां से उठ गए। हंसते माहौल में एकदम उदासी छा गई। क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? जुनैद की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सब खामोश क्यों हो गए। इनाया, सब खैरियत तो है? वो बहन के पास बैठकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। मम्मा, आपने अभी तक भाई से बात नहीं की? इनाया ने थोड़ी नाराजगी से माँ से सवाल किया। नहीं बेटा, मौका नहीं मिला। ज़ैनब ने हाथ मलते हुए इनकार में सर हिलाया। जुनैद कुछ न समझते हुए माँ बहन को देखने लगा। कौन सी बात? जुनैद ने पूछा। अहद, फ़हीम, अंदर जाओ और आया अम्मा से चॉकलेट मिल्क बनवा कर पी लो। इनाया ने भाई को सब्र करने का इशारा किया और बच्चों को वहां से भगाया। हमना का फिर से कोई मसला नहीं हो गया? जुनैद को सब्र नहीं हुआ तो उसने खुद पूछ लिया। हाँ, इनाया ने कहा। क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो सकता है? शादी में दिन ही कितने रह गए थे। जुनैद को दुख हुआ। वो हमना से कई बार मिल चुका था, अच्छी लड़की थी। मैं ज़रा किचन देख लूं। माँ बेटी ने एक दूसरे को कुछ इशारे किए। ज़ैनब रात के खाने का इंतज़ाम करने किचन की तरफ चली गई तो इनाया ने भाई को घेर कर बैठ गई। क्या इनाया, तुम होश में तो हो? सब कुछ जानते हुए भी? उसकी बात सुनकर जुनैद की आंखें खुली की खुली रह गईं और दिल बंद होने लगा। ओह, अब इसको क्या कहूँ? जुनैद ने स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर फ़ोन काट दी। 1 मिनट बाद ही वही सुरीली रिंग दूसरी बार बजी जो उसने सारा के लिए फिक्स कर रखी थी। ठंडी सांस भरकर सेलफोन ऑफ कर दिया और बेदिली से साइड टेबल पर रख दिया। सारा चौंक उठी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जुनैद मिर्ज़ा ने उस बात न की। कहीं मसरूफ़ होंगे, उसने कॉफ़ी फेंटते हुए खुद को दिलासा दिया। सारा को सिर्फ अपने काम से इश्क था, मगर अब 2 हिस्सों में बँट गई थी। एक काम, दूसरा जुनैद। अक्सर सब कुछ गुडमुड होने लगता। वो दिल खोलकर अपने पागलपन को एंजॉय करती। सारा, अगर कोई इंडियन लड़का अच्छा लगे तो बेधड़क बता देना। उसके कान में बाप की आवाज़ गूंजती और वो मुस्कुरा देती। जुनैद ने सिंगापुर जाने से पहले अपनी बहन से मिलवाया था और शादी का इरादा जाहिर किया था, और उसने बाप को बता दिया। दोनों बहुत खुश। हमना की शादी से कुछ दिन पहले शादी टूटना उसके घर वालों पर कयामत टूटने के बराबर थी। सब उसके फ्यूचर की वजह से बौखलाए हुए थे। हालांकि इसमें हमना का कोई कसूर नहीं था, फिर भी इल्ज़ाम उसी पर लगा था। किस्सा पहली मंगनी से शुरू हुआ और दूसरी तक जा पहुंचा। हमना की पहली मंगनी सफ़ीक से हुआ था, लेकिन सफ़ीक के मैं की आदत रिश्ता टूटने की वजह बनी। वो लोग चाहते कि हमना सांस भी उनसे पूछ कर लें। बात छोटी सी थी। हमना के फ्रेंड्स मंगनी की ट्रीट लेने के लिए उसे एक होटल में ले गईं। इत्तेफाक से सफ़ीक भी वहीं आया था और उसको दोस्तों के साथ हंसता बोलता देखकर जल भुन गया और गुस्से में उसके पास गया। तुम मुझे बताए बिना यहाँ क्यों आई हो? बस अचानक प्रोग्राम बन गया, हमना ने बिना नाराज़ हुए बताया। तो तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी इसी तरह जा सकती हो। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसी नहीं हूँ, बोलकर अपना मुंह फेर लिया। दोस्तों के सामने इंसल्ट पर आंखों में आए आंसू छुपाने लगी। सफ़ीक गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं मंगनी तोड़ भी सकता हूँ, और दूसरे उसने अपना कहा सच कर दिया और मंगनी तोड़ दी। चंद दिन बाद दूसरा रिश्ता लगा और सादगी से मंगनी कर दी गई। अब होनी को कौन टाल सकता है? शादी के 15 दिन पहले हमना की होने वाली सास का फ़ोन आया और बिना वजह बताए शादी से इनकार कर दिया। ये तो बाद में पता चला कि वो लोग शफीक के दूर के रिश्तेदार थे और शफीक ने उनसे बोला कि हमना बच्चलन है और रिश्ता तोड़वा दिया और अपना इंतकाम लिया था। यूं हमना बेकसूर होते हुए भी गुनहगार हो गई। मम्मा, इनाया पागल तो हो गई है। जुनैद को पहली बार बहन पे गुस्सा आया तो माँ से शिकायत कर बैठा। बेटा, तुम्हारी बहन बड़ी उम्मीद लेकर आई है, उसे मायूस न करना। उन्हें बेटे की उतरी सूरत से ज्यादा बेटे की भीगी आंखों ने बेकरार किया हुआ था। मगर मम्मा, सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जुनैद ने सर उठाकर माँ को देखा। सिर्फ एक बार सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इनाया के भाई बनकर सोचो। ज़ैनब बेगम ने बेटे से रिक्वेस्ट की तो वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। ओह, तो आप भी मेरे साथ नहीं हैं? जुनैद, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो बहुत उलझन में है। वो तो ठीक है, मगर ये बात तो तय है, मैं शादी सारा से ही करूँगा। बेटा, आम हालात होते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं।
तुम अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि तुम्हारा जवाब इनाया और उसके बच्चों की खुशगवार जिंदगी से जुड़ी है। ज़ैनब बेगम ने जाते जाते उस पर एक भारी बोझ सा डाल दिया था। जुनेद मिर्ज़ा शेव बढ़ाए हैरान परेशान फिरता। ज़ैनब का दिल बेटे की सूरत देखकर घुटता मगर बेबस थी। खुद हमाद मिर्ज़ा भी बेबस होकर बीबी और बेटी के सामने हार गए थे। जुनेद के साथ कोई न था, वो टेरेस पर खड़ा था। सारा का ख्याल उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। सोचते सोचते सर दर्द करने लगा तो दोनों हाथों में सर पकड़कर बैठ गया। बेटा, बीमार पड़ जाओगे, इतनी ठंड में बिना स्वेटर के यहाँ बैठे हो। ज़ैनब ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हमाद भी उनके साथ थे। उन दोनों को ही बेटे की फिक्र थी। उसने चौंक कर माँ को देखा। मम्मा, मैंने सारा से वादा किया था, उसको ज़बान दी थी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटा, हम मजबूर हो गए हैं, बेटी और दामाद का मामला है। दोनों ही नज़रें चुरा गए। कुछ देर उसको समझाते रहे, फिर चले गए। मैं तो सारा का सामना भी नहीं कर सकता। किस मुसीबत में फंस गया मेरे खुदा। मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई? उनके जाने के बाद वो फिर सर पकड़कर बैठ गया। नहीं भाभी, मुझे ये कबूल नहीं। हमना इनाया की बात सुनकर इनकार करते हुए रो दी। हनी चंदा, क्या हो गया है? ये रोने की नहीं, खुश होने की घड़ी है। इनाया ने उसके आंसू पोंछते हुए बहलाया। कोई क्यों नहीं समझता, मैंने ऐसी खुशी 2 बार झेली है, जिनका अंजाम बहुत भयानक था। आप सबसे अब एक ही गुजारिश है कि मेरी जिंदगी को और खिलौना ना बनाएं, मैं शादी के बगैर भी खुश रह सकती हूँ। हमना ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। हमना बच्चे, तुम इतना जिद्दी तो कभी नहीं थी। आज हकीकत का सामना क्यों नहीं कर पा रही हो? अदीला ने बेटी को समझाना चाहा। अम्मी, एक जबरदस्ती का रिश्ता, ये है वो हकीकत? हमना ने जताना चाहा। कौन सी जबरदस्ती? बहू अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है। तुम्हारे सर से बाप का साया उठ चुका है। मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। ये हौल उठता है कि मैं नहीं रही तो तुम्हारा क्या बनेगा? अदीला बहुत परेशान थी। ये तो कोई बात ना हुई। हो सकता है आपसे पहले मैं मर जाऊं। हमना ने माँ को देखकर कहा तो वो तरह उठी। हनी, कुछ तो सोचो, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी और मुखलिस है जो इन हालात में भी अपने भाई का रिश्ता ले आई। आजकल के ज़माने में कौन इतना सोचता है? कम से कम इनका ही मान रखो। बस तुम्हारी हाँ की देर है, वो लोग मंगनी को तैयार बैठे हैं। अदीला ने बेटी का हाथ थामकर थपका। हमना को माँ की परेशानियों का अंदाज़ा था, मगर अपने खौफ का क्या करती, जो उसके अंदर पंजे गाड़े बैठा था। उफ, तीसरी मंगनी, कोई मेरे जज्बात भी समझे। हमना थल्ला उठी। अच्छा ठीक है, इस बार मंगनी जैसा कच्चा बंधन नहीं, सीधे निकाह की डेट फिक्स करते हैं। रुखसती साल भर बाद हो जाएगी, जब तक ऊपर वाला फ्लोर भी तैयार हो जाएगा, जहां जुनैद की दुल्हन रहेगी। बोलो, अब तो खुश हो? इनाया, जो खामोशी से माँ बेटी की बातें सुन रही थी, एकदम फैसले वाले अंदाज में बोली, तो अदीला के चेहरे पर खुशियों भरे रंग झिलमिलाने लगे। भाभी, मुझे शादी ही नहीं करनी, हमना ने चिढ़कर जवाब दिया। बेटा, जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार किस्मत तुम्हें मायूस नहीं करेगी। अपने भाई भाभी का भी मान रख लो, बस हाँ कर दो। कमाल अहमद, जो थोड़ी देर पहले कमरे में आए थे, सारी बात सुनने के बाद बहन के सर पर हाथ रखकर नरमी से बोले, अच्छा ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। हमना ने ना चाहते हुए भी सर झुका दिया। वाह अदीला, मुबारक हो। असरा खाला ने सरौता पानदान पर पटखा और बढ़कर बहन को गले लगा लिया। इनाया ने आगे बढ़कर सिसकियां भरती हमना को संभाला, उसे पानी पिलाते हुए अजीब सी निगाहों से असरा खाला को देखने लगी। कमाल ने भी सुकून की सांस ली और बीवी को प्यार से देखा। सारा और जुनैद रेस्टोरेंट में एक ही टेबल पर बैठे होने के बावजूद अलग अलग महसूस हो रहे थे। जुनैद ने जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर गौर से उसके हसीन चेहरे को देखा, जहां दुख के बादल छाए हुए थे। सारा, तुम तो ये बात सुनकर खामोश हो गई हो, कुछ तो कहो। उसने खुद ही खामोशी तोड़ी। नहीं, वो एक्चुअली, सारा ने इतना कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। चलो, कहने को कुछ नहीं तो मुझे बुरा भला ही कहो, वो तकलीफ भरे अंदाज में बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या कहूँ, सारा इतना ही कह सकी। सारी बात यही है, बहन की खातिर मंगनी करना ज़रूरी हो गया है। वो मजबूरी बताता उसे ज़रा अच्छा लगा। सारा ने घूरा, तो क्या जुदाई का वक्त आ गया? सारा की आंखें सवाल कर रही थीं। ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, मगर वो निगाह फेरते हुए कुछ कहते कहते रुक गई। डियर, ऐसा ही होगा।
वो अपने आप में शर्मिंदा होने लगा। ओके, तुमने कुछ और सोचा है? अच्छा, एक बात गौर से सुनो। इस मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बस मेरा एतबार करना, ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी। वो माथे पर उंगली फेरते हुए बोला। कौन सा एतबार? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वो होंठ चबाकर बोली, फिर नाराज सी उठ खड़ी हुई। जुनैद ने हाथ पकड़कर उसे दोबारा बिठाया। सारा, मेरी नीयत पर शक न करो। सोचो, अगर मैं तुमसे जुदा होना चाहता तो क्या मुश्किल था? एक फ़ोन पर सब कुछ बताकर जान छुड़ा लेता। 1 घंटे से बैठा तुम्हारी खुशामद न कर रहा होता। वो थोड़ा गुस्से में बोला। सारा थोड़ी ठंडी पड़ी। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? वो खोए खोए अंदाज में पूछने लगी। जुनैद किसी और का होने वाला था, ये बात दिल दुखा रही थी। देखो, मैं फ़िलहाल एंगेजमेंट कर लेता हूँ, मगर इसके बाद। वो धीरे धीरे बोलने लगा और सारा गौर से सुनने लगी। चलो, तुम दोनों थोड़ी सी बात कर लो, मैं जब तक बाहर खड़ी हूँ। जुनैद की नाना पर ध्यान ना देते हुए इनाया हंसती मुस्कुराती भाई को अंदर घसीटती उस कमरे की तरफ ले आई जहां निकाह के बाद हमना को बिठाया गया था। दुल्हन के रूप में वो गजब ढा रही थी। आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशी भरा दिन है, मेरी नंद को ज्यादा तंग नहीं करना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती शरारत से बोली। उफ, बहन के मजाक पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ घंटों पहले सादगी से उसका निकाह हमना से हो गया और सारा से मोहब्बत के दावे रेत के महल की तरह ढेर हो गए। हमना ने एक नज़र उठाकर जुनैद को उदास और खोया खोया देखा तो बहुत तकलीफ हुई। मैं ही सारी फसाद की जड़ हूँ। हमना को उसकी खामोशी से घबराहट हुई और खुद पर गुस्सा भी आया। ये क्या हुआ? जुनैद ने चौंक कर पूछा। एकदम लाइट चली गई थी। उसने फौरन जेब से अपना लाइटर निकालकर जलाया। धीमी रोशनी के घेरे में हमना का चेहरा जगमगा रहा था। जुनैद को यूं लगा जैसे सारा दुल्हन बनी बैठी है। एक लम्हे को वो खो सा गया। अचानक दोबारा लाइट आ गई। एक ख्वाब था जो टूट गया। वो तेजी से मुड़ा और दरवाज़ा धकेलता बाहर निकल गया। बाहर खड़ी इनाया को एक नई फिक्र सवार हो गई। भाई का यूं तेजी से भागना बहुत कुछ समझा गया था। जुनैद ने गुलाब का मोटा सा हार तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंका। शेरवानी के बटन खोले, बेदर्दी से उतारकर एक तरफ डाला और खुद पर काबू पाते हुए माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। वो उसे देखकर घबरा गई। मम्मा, आप अच्छी तरह जानती थी कि मेरी जिंदगी में सारा के सिवा किसी दूसरी लड़की की गुंजाइश नहीं, फिर भी आपने और इनाया ने मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेला। जुनैद की आंखों में दुनिया भर की शिकायतें मचल रही थीं। वो सवाल बना माँ के सामने खड़ा था। मुझे जवाब दें, वो जिद कर रहा था। बेटा, मैं मजबूर हो गई थी। हमना की जिंदगी खराब होने जा रही थी। उन्होंने ठंडी सांस लेकर सफाई पेश की। और आपने अपने बेटे की जिंदगी की हर खुशी छीन ली। वो आवाज़ की कड़वाहट छुपा न सका। बेटा, मुझे तुमसे मोहब्बत है और जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना मजबूत है, मगर तुम्हारी बहन इनाया बहुत छोटे और कमज़ोर दिल की है। वो अपने ससुराल का दबाव झेलते झेलते टूट जाती। उसे बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं इस बात को नहीं मानता। ये कोई जहालत का दौर नहीं है कि बहू को ससुराल में मजबूर होना पड़े। इनाया एक पढ़ी लिखी लड़की है, कमाल भाई भी बुरे नहीं है। दोनों ये मसला किसी और तरह सुलझा सकते थे। मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया? जमाना बदल गया है, मगर कुछ मामलों पर इंसान की सोच एक ही जगह पर ठहरी हुई है, खास तौर पर जहां खूनी रिश्तों के फायदे का मामला हो। ज़ैनब ने बेटे को दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा, खुलकर कैसे बताती? शायद आप लोगों को मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो बच्चों की तरह मचला। नहीं जान। मगर मैं क्या करती? बीवी पर जान छिड़कने वाले कमाल अहमद ने शादी के इतने सालों बाद भी बीवी को दबे लफ्ज़ों में घर भिजवाने की धमकी दी थी। ज़ैनब ने राज से पर्दा उठाया और फूट फूट कर रो दी। क्या? वो हैरान हुआ। मैं कमाल भाई से इस सिलसिले में बात करूंगा। ये तो मेरी बहन के साथ ज्यादती है। वो भड़क उठा। जुनैद, इस बात को यहीं दबा रहने दो, कभी भूले से भी मुंह से नहीं निकालना। इनाया ने मुझे सख्ती से तुम्हें बताने से मना किया था। इस तूफान पर बड़ी मुश्किल से बांध बंधा है। तुम्हारा जज्बातीपन पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेगा। ज़ैनब ने बेटे का हाथ थामकर रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, मगर एक बात बता दूं, अब वो लड़की मेरी जिंदगी में आई तो गई है, लेकिन उसकी हैसियत कुछ नहीं है। याद रखें, मुझे सारा से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। वो गुस्से में बोला था।
हमना का जिक्र इस तरह से न करो, इन सब बातों में उसका क्या कसूर? वो बहुत प्यारी बच्ची है और अब ना सिर्फ इस घर की बहू है बल्कि तुम्हारी बीवी है, ज़ैनब ने याद दिलाया। वो इस घर की बहू तो तब बनेंगी जब मैं रुखसती कराऊंगा। एक मनमानी कमाल भाई ने कर ली। एक मुझे करने दें। जुनैद ने माँ की तरफ देखे बिना अपना फैसला सुनाया और कमरे से बाहर निकल गया। ज़ैनब बेगम के दिल को धक्का लगा। अच्छा मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं कल चक्कर लगाती हूँ। इनाया ने माँ की सारी बात सुनने के बाद घबराकर फ़ोन काट दिया और कुछ सोचकर सास के कमरे में चल दी। अम्मी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हमना को 1-2 दिन के लिए मम्मा के पास छोड़ा। वो बेड पर उनके बराबर में बैठकर बोली। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अदीला उसकी बात पर चौंकी। असल में कुछ देर पहले मम्मा का फ़ोन आया था। पाप की तबीयत कुछ खराब है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वरना मैं खुद चली जाती। अब वहाँ किसी जिम्मेदार की ज़रूरत है। इनाया ने तफसील बताई। नहीं बेटा, रुखसती से पहले ये बात मुनासिब नहीं लगती, दुनिया क्या कहेगी? अदीला ने झिझकते हुए इनकार कर दिया। मैं भी इन नज़ाकतों को समझती हूँ, मगर मसला ये है कि आया अम्मा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव चली गई हैं। मम्मा पापा की देखभाल करें या घर के दूसरे काम देखें, ऐसे वक्त में हमना का वहाँ होना उसकी अहमियत को बढ़ाएगा। दुनिया की बातें तो रहने दें, वो तो किसी भी हाल में खुश नहीं रहती। हमें बस अपनी खुशियों की फिक्र होनी चाहिए। अगर तुम लोग इतने परेशान हो तो हमना की रुखसती के लिए इतना वक्त क्यों मांगा? हमारी तो पूरी तैयारी है, हफ्ते भर में रुखसती करा के ले जाओ, तुम्हारे मसला यूं हल हो जाएगा। असरा खाला जो दरवाजे के बाहर सुनगुन ले रही थी, एकदम कमरे में आई और चुटकी बजाकर बोली, बाजी, जो बात तय हो चुकी है उसे ना छेड़ें। वैसे भी बहू के घर वालों ने कुछ सोचकर ही 1 साल का वक्त मांगा होगा। अदीला ने कहा तो असरा मुंह बनाकर एक कोने में जा बैठी। हमना को पता चला तो एक हंगामा मचा देगी। अदीला ने डर जाहिर किया। उसकी फिक्र न करें, मैं उसे समझा दूंगी। अब तो रात हो चुकी है, हम लोग कल वहां जाएंगे। इनाया ने इजाज़त मिलते ही जोश से कहा। अब उसे शौहर को इस बात के लिए मनाना था। मैं हमना को 1-2 दिन के लिए मम्मा के घर भेज रही हूँ। सास राजी हो गई तो रात सोने से पहले शौहर से उसने कहा तो वो भड़क गए। क्या, हमना अभी से ससुराल जाकर रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। कमाल ने साफ इनकार कर दिया। इनाया भी कमर कसकर मैदान में कूद पड़ी। बाप की बीमारी, माँ की तन्हाई, भाई की मसरूफियत और अपनी मजबूरियों का ऐसा दर्दनाक नक्शा खींचा कि कमाल को राजी होना ही पड़ा। चलो जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। इनाया ने हमना के वार्डरोब में से एक स्टाइलिश सा सूट निकालकर उसे वॉशरूम की तरफ धकेला। वो बच्चों के स्कूल से वापस आते ही मैके जाने तैयारियों में मसरूफ हो गई थी। खैरियत तो है, कहाँ जाना है? हमना उन सब बातों से बेखबर हैरान होकर पूछने लगी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। इनाया ने उसके कपड़ों को तय करते हुए जवाब दिया। वो भाभी, क्या वहाँ मेरा जाना मुनासिब होगा? ससुराल जाने के नाम पर उसका दिल धड़का, झिझक भी हुई। 3 निगाहें झुकाकर पूछा, लड़की, तुम पर ससुर की खैरियत पूछना फ़र्ज है या नहीं? इनाया ने शोखी से कहा तो वो शर्माकर वॉशरूम में घुस गई। अच्छा, हम जा रहे हैं। 10 मिनट बाद इनाया ने सास को खबर दी। असरा, मैं तो कहती हूँ अल्लाह सबको ऐसी अच्छी बहू दे। अदीला की तारीफ इनाया के कानों तक भी पहुंची। वो खुशगवार हो गई, मगर असरा ने झुंझलाकर पानदान का ढक्कन जोर से बंद किया। उन्हें अपनी बाजी के बदलते रंग एक आंख नहीं भा रहे थे। गाड़ी में बैठते ही इनाया ने सोचा, शुक्र है जरा सी सूझबूझ ने ससुराल में मेरे पाँव मजबूत कर दिए। जब से ये रिश्ता जुड़ा था, सास उस पर बहुत मेहरबान थी। जिंदगी पहले के मुकाबले खुशगवार हो गई थी। बस भाई की नाराज़गी और गुस्सा दूर हो जाए तो मज़ा आ जाए। इनाया मुस्कुराकर बच्चों को देखने लगी जो हमना से बातों में मगन थे। सारा, मुझे ये बताओ कि आजकल तुम कहाँ बिजी हो? न कोई फ़ोन, न कोई बात। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? जुनैद ने सेलफोन कान से लगाकर पूछा। तुम्हारी मोहब्बत मेरा जुनून बनती जा रही है और तुम्हारी बीवी के लिए जेलसी और नफरत महसूस होता है। तुम बिल्कुल यहाँ की आम लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रही हो। जो तुम सोच रही हो वो गलत है। वो परेशानी से बोला। मैं जानती हूँ, इट्स नॉट फेयर, बट मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूँ। सारा की आवाज़ में बेबसी थी। मेरी एक बात कानों से नहीं, दिल से सुनो, उसने बहुत नरमी से कहा। ओके, बोलो, सारा ने मोबाइल संभालते हुए कहा। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी जो जगह है वहाँ तक कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता। तुम मेरे दिल की मालिका हो, मालिका ही रहोगी। वो टूटे फूटे अंदाज में कहती चली गई। जुनीद को बहुत दुख हुआ।
डियर, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। यूं हौसला हारोगी तो कैसे काम चलेगा? मैं कैसे सांस ले सकूंगा? अब हौसला नहीं रहा जुनैद। तुम कब कोई फैसला करोगे? तुमने निकाह कर लिया किसी और से, और कब सब ठीक करोगे? उसको तलाक दो, उसके बाद बात करना मुझसे, नहीं तो मेरे सामने भी मत आना। प्लीज ऐसा तो ना कहो। तो फिर क्या करूं? देखो, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारा मुजरिम बन गया हूं, तुम्हारी दुख की वजह बन गया हूं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तुम जो चाहोगी वही होगा, मेरा यकीन करो। तुम सच कह रहे हो? वो बेयकीन लहजे में बोली। प्लीज़ अब तुम सिर्फ उन लम्हों को सोचो जो हमारी ज़िंदगी को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। बिछड़ने का ख्याल भी दिल में ना लाओ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोला तो सारा ने हाँ में सर हिलाकर सेलफोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी। जुनैद ऑफिस का थका देने वाला काम निपटाकर घर लौटा तो उम्मीद के खिलाफ चहल पहल महसूस हुई। फ्रेश होकर हॉल में आया तो टॉम और जेरी का मास्क लगाए उसके भांजे दौड़े चले आए। मामा आ गए। दोनों ने नारा लगाया और उससे लिपट गए। उसने झुकाकर दोनों को उठाया और चूम लिया। भाई शाबाश है तुम पर। इनाया ने आते ही लड़ना शुरू कर दिया। क्यों? मुझसे क्या खता हो गई? उसने उखड़े लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा गई। पापा की तबीयत कल से खराब है और तुमने एक फ़ोन करके खबर तक न दी? वो संभल कर गुस्से से बोली। पापा की तबीयत खराब है? क्या हुआ? वो घबरा उठा। भांजों को वहीं छोड़कर तेजी से बाप के कमरे की तरफ आया। पापा, क्या हुआ आपको? आप कल से बीमार हैं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो बाप का हाथ थामकर बोला। उनके करीब बैठ गया। यार मुझे क्या होना है, ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नज़ला, ये तो आम सी बात है। तुम्हारी माँ ने बेकार का हंगामा मचाया हुआ है, लेकिन मुझे कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा गया। कहानी कैसी लगी इसका इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।